गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रतिभा पोस्टवाल गवर्नमेंट कॉलेज बेगू। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 3 का यूनिट 2 का टॉपिक। पिछले बार में हमने पढ़ा थी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स एंड उनकी एनर्जी। आज हम जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स हैं उनके 3 प्रकार पढ़ेंगे, आयनिक, कोवलेंट एंड मेटालिक बॉन्ड। सबसे पहले देखते हैं हम टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग इन सॉलिड्स की। सॉलिड में कितने प्रकार के बॉन्डिंग होती हैं? जब सॉलिड में बच्चों 5 प्रकार की बॉन्डिंग क्लासीफाई की गई है। एक होती है आयनिक बॉन्डिंग, दूसरी कोवलेंट बॉन्डिंग, तीसरी मेटालिक बॉन्डिंग, चौथी हाइड्रोजन बॉन्डिंग और पांचवी वान डेर वाल बॉन्डिंग। तो आज हम आयनिक, कोवलेंट और मेटालिक बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। बच्चों, आयनिक बंधन क्या होता है? आयनिक बंधन में बच्चों दो विपरीत आवेश वाले जो आयन हैं उनके बीच में आकर्षण का क्या लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक बल लगता है। यानी कि दो विपरीत आवेश वाले आयन के बीच में एक बल लगता है, जिसकी वजह से जो बंधन बनता है, बंध होता है, उसको क्या बोलते हैं? आयनिक बंधन। एक रासायनिक बंधन को दो परमाणुओं के बीच एक परमाणु से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण हस्तांतरण द्वारा बनाया जाता है। यानी कि जो ये बंधन है इसमें क्या होता है? इस बंधन में एक परमाणु होता है, वो क्या करता है? एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन दूसरे परमाणु को दे देता है। यानी कि दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन हस्तांतरित कर देता है। या इस प्रकार के बंधन में एक परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो इस वजह से जो परमाणु है उसका जो परमाणु है उसके निकटतम निष्क्रिय गैस विन्यास को प्राप्त करते हैं। तो यानी कि ये इलेक्ट्रॉनों को लेकर या देकर अपने जो न्यूनतम पास वाला निष्क्रिय गैस है उसको प्राप्त करते हैं, यानी अपनी आदर्श स्थिति में पहुंचने का प्रयास करते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तब उत्पन्न होते हैं जब इलेक्ट्रॉन को एक तत्व के परमाणुओं से दूसरे तत्व के परमाणुओं में स्थानांतरित किया जाता है। यानी कि सकारात्मक और नकारात्मक आयन उत्पन्न करते हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में क्या करते हैं? एक परमाणु या के इलेक्ट्रॉन को दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को दिया जाता है, जिससे वो एक तो नेगेटिव हो जाते हैं नकारात्मक, और दूसरे क्या हो जाते हैं? पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। कैसे? अब इसको इस एग्जांपल द्वारा समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास ये दो परमाणु हैं, ठीक है। इस परमाणु के अंतर के कक्ष में तो 2 इलेक्ट्रॉन और बाह्य कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार से इस परमाणु के अंदर के कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहर के कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया जाता है तो इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसमें कितने हो जाएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये अपने न्यूनतम निष्क्रिय गैस के विन्यास को क्या कर लेंगे? प्राप्त कर लेंगे, यानी स्थायी अवस्था में आ जाएंगे। तो कोई भी परमाणु जो अपनी स्थायी स्थिति में आने का प्रयास करता है, तो इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये परमाणु इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है? त्याग देता है, और ये परमाणु इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है, जिससे इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और इसमें 8। तो ये तो कहलाता है परमाणु इलेक्ट्रॉन दाता, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया, और ये क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉन ग्राही, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। अब क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, यानी कि इसमें क्या हो गई? अब इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये तो पॉजिटिव आयन बनाता है, और इसमें क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की अधिकता, और ये क्या बना देता है? नेगेटिव आयन। तो इस प्रकार से ये जो बंधन होता है इनके बीच में, इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग में क्या होता है? एक आयनिक बॉन्ड स्थिरता प्राप्त करने के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन के पूर्ण हस्तांतरण द्वारा बंधन बनता है। जो मैंने अभी बताया था, ये अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं या त्यागते हैं। इस प्रकार के बॉन्डिंग में दो विपरीत रूप से आवेशित आयनों का निर्माण हो जाता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन देता है वो धनायन बनाते हैं और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो ऋणायन बनाता है। तो धनात्मक आयनों को क्या बोलते हैं? कैशंस बोलते हैं के रूप में, और ऋणात्मक आयन को अनियनों के रूप में जाना जाता है। तो दो विपरीत रूप से आवेशित आयनों की उपस्थिति से उनके बीच में क्या हो जाता है? एक मजबूत आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि अब एक धनात्मक हो जाते हैं और दूसरे क्या हो जाते हैं? ऋणात्मक हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन देते हैं इसलिए धनात्मक, दूसरे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं इसलिए ऋणात्मक। तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है? एक मजबूत आकर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, और यही बल क्या कहलाता है? आयनिक बल या विद्युत बंधन कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक आयनों के इलेक्ट्रोस्टैटिक आकर्षण द्वारा गठित जो यौगिक होता है उसी को क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे हम इसमें NaCl का एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। Na में क्या
Na परमाणु है, Na+, ये है Na में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसमें होते हैं 11, ठीक है, 11 होते हैं। और Cl में कितने होते हैं, 17, ठीक है। तो अब अगर Na अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो इसके कितने हो गए, 10 हो गए अब। और Cl ने क्या किया, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, ग्रहण किया। अगर Cl एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इसके कितने हो गए, 18। तो अब क्योंकि इसने तो एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, त्यागा है, तो इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी, तो ये पॉजिटिव आयन बना लेगा। और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इसलिए इसमें एक इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इसलिए ये माइनस, तो ये तो बनाएगा Na+, और ये हो जाएगा Cl-। तो इस प्रकार से प्लस और माइनस मिलकर, इस प्रकार से प्लस ये है Na+, और ये माइनस Cl-। इस प्रकार से आपस में इन आयनों के कारण, आकर्षण के कारण, क्योंकि विपरीत आयन है, आकर्षण के कारण एक बंध बनता है। इस बंध को क्या बोलते हैं, आयनिक बंधन कहते हैं। तो देखा जाए तो एक परमाणु को देखा जाए तो इस पे Na+ और इस पे Cl- है, लेकिन ये जो पूरा है, ये पूरा जो होगा, ये पूरा क्या होगा, उदासीन होगा। पूरा परमाणु है वो क्या बनाता है, उदासीन बनाता है। तो इस प्रकार से ये जो बंधन होता है, ये क्या होता है, आयनिक बंध होता है। तो आयनिक बंध की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो देख लेते हैं। आयनिक बंध होता है जो सभी बंधों में सबसे मजबूत बंध होते हैं। आयनिक बंधन में चार्ज का पृथक्करण होता है, यानी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, एक Na+ और एक माइनस में, और इसलिए वे उचित माध्यम से सभी बॉन्डों में सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील भी होते हैं। आयनिक बंधन जो अणुओं में है, उच्च गलनांक और क्वथनांक होते हैं, यानी कि आयनिक बंधों के हाई बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। इनके जलीय घोलों में या पिघले हुए अवस्था में आयनिक बंधन अणु विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी कि आयनिक बंधन के जो अणु होते हैं वो विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ये आयनों की उपस्थिति के कारण है जो चार्ज वाहक के रूप में कार्य करता है। और ये सुचालक क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें आयन होते हैं, प्लस और माइनस होते हैं, आयनायंस होते हैं, जिनकी उपस्थिति के कारण ये सुचालक व्यवहार करते हैं। अब हम सेकंड बॉन्ड पढ़ते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजक बंधन। सहसंयोजक बंधन क्या होता है, जो सहसंयोजक बंधन में दोनों भाग लेने वाले जो परमाणु हैं उनके इलेक्ट्रॉनों को समान रूप से बांटा जाता है, यानी कि आयनिक बंधन में तो पूर्ण रूप से एक इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया जाता है, ग्रहण किया जाता है, जबकि सहसंयोजक बंध में क्या किया जाता है, सहसंयोजक बंध में साझा किया जाता है इलेक्ट्रॉन का, यानी दोनों परमाणु जो इसमें भाग लेते हैं वो उसको बांट लेते हैं समान रूप से। इस प्रकार के संबंध में या बंधन में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की जोड़ी को साझा जोड़ी या बॉन्डिंग जोड़ी कहते हैं, क्योंकि वो साझा करते हैं इलेक्ट्रॉन को, इसलिए उसको साझा जोड़ी या बॉन्डिंग जोड़ी कहते हैं। सहसंयोजक बंधों को आणविक बंध भी कहा जाता है। तो इस प्रकार के बंधों को क्या कहा जाता है, आणविक बंध भी कहते हैं। बॉन्डिंग जोड़े को साझा करना यह सुनिश्चित करता है कि परमाणु अपने बाहरी आवरण में स्थिरता प्राप्त करे। वही बॉन्डिंग क्यों बनाते हैं, वो अपने न्यूनतम निष्क्रिय गैस विन्यास को प्राप्त करने के लिए, यानी कि अपना स्थिरता प्राप्त करने के लिए ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, जिससे कि ये नोबल गैसों के परमाणुओं के समान स्थिर हो जाएं। बहुत उच्च आयनीकरण ऊर्जा वाले तत्व इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं, और बहुत कम आयतनिकता वाले तत्व इलेक्ट्रॉनों को नहीं ले सकते। तो ये इलेक्ट्रॉनों का साझा क्यों करते हैं कि जिनमें आयनीकरण अधिक होता है, उच्च होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागते, तो इसलिए वो निष्क्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, साझा करते हैं। कैसे, इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। जैसे ये दो परमाणु हैं, तो ये इनमें दोनों में ही एक इसका इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन, दोनों ने ही इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रखा है, साझा कर रखा है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी माना जाएगा और इस परमाणु के लिए भी माना जाएगा। इस प्रकार से ये भी इलेक्ट्रॉन इसके लिए भी माना जाता है और इस परमाणु के लिए भी माना जाता है। तो इस वजह से इनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन, आकर्षण बल है। तो इस प्रकार के जो बॉन्ड होता है इसी को क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बॉन्ड यानी कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड अलग अलग में प्रकार के होते हैं। देखो,
एटम्स में हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का शेयर जैसे 2 हाइड्रोजन के एटम्स है, 2 हाइड्रोजन में दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो और ये अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए हीलियम गैस का विन्यास प्राप्त करने की कोशिश करते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये इसलिए क्या करते हैं, दोनों अपने इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देते हैं, साझा। तो अब दोनों में ही 2 2 इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं। तो इस प्रकार से ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार से नॉन मेटल में क्या किस प्रकार से, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन में कितने होते हैं भाई, को कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये भी अपने एक एक इलेक्ट्रॉनों का क्या कर देते हैं, साझा कर लेते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों का साझा करने से ये दोनों के भाइतम कक्ष में कितने हो जाते हैं, 8 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यानी कि न्यूनतम विन्यास को प्राप्त कर लेते हैं, यानी स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि 2 एटम्स के बारे में, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन, अगर ऑक्सीजन के 2 एटम लें और कार्बन का 1 एटम, तो ऑक्सीजन के जो बाह्य कक्ष में होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो इसको बाह्य न्यूनतम विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो ये क्या करते हैं, कार्बन के बाह्यतम कक्ष में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसको कार्बन को अपने कितने चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए न्यूनतम प्राप्त करने के लिए। तो कार्बन क्या करता है, ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा कर लेता है और इधर भी ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा कर लेता है। तो ये क्या बनाता है, CO2 बंध बनाता है। तो यानी CO2 बंध में भी सहसंयोजक यानी कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो इस प्रकार से अब ऑक्सीजन में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और कार्बन भी अपने 8 इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करके निष्क्रिय गैस विन्यास को प्राप्त कर लेता है, यानी स्थायित्व को प्राप्त करता है। अब अगर कोई किसी अब जैसे ये है फ्लोरीन में अगर 4 हम फ्लोरीन्स के एटम्स लिए जाएं और 1 कार्बन का एटम लिया जाए, क्योंकि फ्लोरीन में कितने होते हैं, 7 होते हैं बाह्यतम कक्ष में। तो इसको कितने चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ, ऐसे एक प्रकार से 4 फ्लोरीन एटम्स मिलकर 1 कार्बन के साथ जब सहसंयोजक बंध बनाते हैं तो ये बनाते हैं CF4। तो इस प्रकार से ये सहसंयोजक बंध बनाते हैं अपने इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अपने स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कोवलेंट बॉन्ड की। सहसंयोजक बंधन के परिणाम से नए इलेक्ट्रॉनों का निर्माण नहीं होता, केवल बंधन ही उन्हें जोड़े रखता है, यानी कि इसमें नए इलेक्ट्रॉन जोड़े या तोड़े नहीं जाते, केवल जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं का साझा किया जाता है। ये बहुत शक्तिशाली रासायनिक बंधन होते हैं जो परमाणुओं के बीच उपस्थित होते हैं। एक सहसंयोजक बंधन में सामान्यतः 80 किलो कैलोरी प्रति मोल की ऊर्जा होती है। सहसंयोजक बंध बनने के बाद शायद ही कभी टूटते हैं, यानी कि सहसंयोजक बंध एक बार बन जाते हैं तो इनको तोड़ने के लिए बहुत अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है। सहसंयोजक बंधन दिशात्मक होते हैं, यानी कि जहां बंधे हुए परमाणु एक दूसरे के सापेक्ष विशिष्ट झुकाव दर्शाते हैं, यानी कि इनका एक दूसरे से बंधे होने की वजह से झुकाव होता है। सहसंयोजक बंधों के साथ यौगिकों में आमतौर पर वाष्पीकरण यानी कि संलयन की लो एंथैल्पी होती है, यानी कि जो सहसंयोजक बंध के जो यौगिक बन जाते हैं उनमें वाष्पीकरण और संलयन की क्रिया नहीं हो पाती है जल्दी से। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण सहसंयोजक बंध द्वारा निर्मित यौगिक विद्युत का चालन भी नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होते, इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, इलेक्ट्रॉनों को बांधे रखते हैं, इस वजह से ये विद्युत का चालन नहीं करते हैं। सहसंयोजक यौगिक पानी में भी घुलनशील नहीं होते हैं, वही कारण है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ये आपस में मजबूत बंध से बंधे हुए होते हैं, इसलिए पानी में भी घुलनशील नहीं होते हैं। सहसंयोजक बंध अधिकांश यौगिक अपेक्षाकृत कम पिघलने वाले बिंदु और क्वथनांक प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इनके गलनांक और क्वथनांक का मान क्या होता है, कम होता है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड क्या होते हैं, तो मेटालिक बॉन्ड होते हैं इनको धात्विक बंधन कहते हैं। मतलब धात्विक बंधन वे होते हैं जो एक प्रकार का रासायनिक बंधन बनाते हैं जो सकारात्मक रूप से आवेशित परमाणुओं के बीच बनता है, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों को एक जालीदार प्लेटों के बीच साझा किया जाता है। तो मेटालिक बॉन्ड धात्विक बंध क्या होते हैं, ये एक प्रकार के यानी कि सिर्फ पॉजिटिवली जो रूप से आवेशित परमाणु हैं उनके बीच में ये बंधन बनता है, जिसको धात्विक बंध कहते हैं। इसमें पॉजिटिवली आयन जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को, क्योंकि पॉजिटिव आयन है मतलब इनमें इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है,
तो इसलिए ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बीच मुक्त इलेक्ट्रॉनों का क्या कहते हैं, इस जालीदार प्लेटों के बीच में क्या करते हैं, साझा करते हैं। धात्विक बंधन मुख्यतः एक प्रकार का रासायनिक बंधन ही होता है जो धातु परमाणुओं के बीच बनता है। जिस प्रकार से रासायनिक बंधन में इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं ये धनात्मक आवेश होते हैं जो पूरी प्लेटों के बीच में इन इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं, साझा करते हैं। और ये धातुओं के बीच में ही ये बंधन लगता है, इसलिए इसको धात्विक बंध कहते हैं। धातु के बंधन को शुद्ध धातु और मिश्र धातुओं और कुछ धातुओं में भी देखा जा सकता है। तो ये मोस्टली रूप से धातुओं में लगता है, इसलिए इसको धात्विक बंधन कहते हैं। जैसे बहुत सारे पॉजिटिव आयन्स हैं, इनमें क्या है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों के साथ मुक्त इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के साथ बंधन बना लेते हैं। इस प्रकार के बंधन को क्या बोलते हैं, धात्विक बंधन कहते हैं। हम एग्जाम्पल देखते हैं मेटेलिक बॉन्डिंग का। एक सोडियम है, जैसे सोडियम Na+, जैसे सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। तो इसकी वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। तो ठोस अवस्था में सोडियम में जो Na+ आयनों की एक सारणी हो जाती है, यानी कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रहता है जो कि बाहर की संयोजकता कोश में रहता है। तो इसमें इस एक इलेक्ट्रॉन एक जैसे हम मान सकते हैं मुक्त रहता है। तो Na+ आयनों की इसमें क्या हो जाती है, सारणी हो जाती है जो 3s इलेक्ट्रॉनों के समुद्र से घिरी होती है, यानी कि 3s के जो ये एक इलेक्ट्रॉन है इनसे घिरी होती है। तो ये इस प्रकार से Na+ बना लेते हैं और उनका जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होता है। ये बाह्यतम कोश का यानी कि 3s का इलेक्ट्रॉन है। तो ये इस प्रकार से चारों ओर से घुरा रहता है जो सबके साथ ही संयोजक बंध बनाता है। तो अब मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है धात्विक बंधन की, वो देखो। धात्विक बंध जो होते हैं वो चमकदार होते हैं, ये हीट यानी कि ये ऊष्मा और बिजली के अच्छे संवाहक होते हैं। इनके गलनांक उच्च होते हैं, इनका घनत्व भी हाई होता है। घनत्व आप समझते ही हो, घनत्व क्या होता है, प्रत्येकांक आयतन में द्रव्यमान। तान्यता यानी कि इनको तारों के रूप में तारों की तरह खींचा जा सकता है। आमतौर पर कमरे के ताप पर ये ठोस होते हैं, यानी कि वैसे तो इनके बिजली के और हीट के अच्छे संवाहक होते हैं और इनके तारों के रूप में खींचा जा सकता है। लेकिन कमरे के ताप पर ये क्या दर्शाते हैं, ठोस की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन सिर्फ पारे को छोड़कर, पारा होता है वो भी कमरे के ताप पर वो ठोस की तरह व्यवहार नहीं करता है। एक पतली सीट के रूप में भी इनको प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि इनको खींचा जा सकता है तारों के रूप में, इसलिए इस प्रकार से इन्हें एक पतली सीट के रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है। धातु के माध्यम से इन्हें नहीं देख सकते हैं। इनके जो विद्युत और तापीय चालकता होती है वो क्या होती है, हाई होती है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया होगा। ये हमने आज पढ़े आयनिक बॉन्ड, सहसंयोजक बंध और धात्विक बंध। फिर भी बच्चों कोई प्रॉब्लम होती है तो आप व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।